अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पार्टिकल। रशिया ने यूक्रेन पर अपनी आर्मी उतार दी है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि उनका साथ देने वाला इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इस चक्कर में दुनिया की दो बड़ी ताकत एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, वो है रशिया और अमेरिका। इतनी बड़ी जंग हो रही है दो बड़े कंट्री के बीच और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रातों रात व्लादिमीर पुतिन के घर पहुंच जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन वहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। वह व्लादिमीर पुतिन से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे। यह भारत के लिए बहुत चिंता का बात है कि इतना बड़ा जंग हो रहा है जहां पर रशिया यूक्रेन पर हमला पे हमला कर रहा है और एक तरफा हमला हो रहा है। यूक्रेन रशिया का कुछ नहीं कर सकता इस वक्त और पूरी दुनिया खामोश है सिवाय निंदा करने के। वो वीडियो को आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का इस तरीके से कश्मीर मुद्दे पर पुतिन का साथ मांगना यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन है, जो कि मोदी का खास है। तो एक तरफ मोदी का खास जो बाइडेन और इस वक्त इमरान खान का खास हो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने इमरान खान को काउंटर करते हुए माफ करना रशिया प्रेसिडेंट को फोन लगा दिया और फोन में काफी देर उन्होंने बातचीत के भाइयों बहनों तो नहीं बोला होगा, उन्होंने बोला होगा कि पुतिन जी आप जो है बातचीत कीजिए, वार्तालाप कीजिए, कोशिश कीजिए जंग बंद हो जाए, क्योंकि जंग में किसी का कुछ भला नहीं होने वाला और सबसे ज्यादा इंडिया का नुकसान होने वाला है। यह बात तो हर पढ़ा लिखा इंसान जानता ही है। तो अभी तक क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन को पहले धमकी दी, उसके बाद अपनी आर्मी यूक्रेन पर उतार दी, यूक्रेन के 3 हिस्से कर दिए। एक लाल वाला बड़ा हिस्सा यूक्रेन और एक येलो वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो डोनेत्स्क और दूसरा वाला लुहांस्क। तो इस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन फिर भी रशिया की आर्मी अब भी यूक्रेन के अंदर घुस रही है, चाहे ऊपर से फायरिंग हो चाहे अंदर से हो। इस वक्त रशिया की आर्मी यूक्रेन की राजधानी तक पहुंच गई है और जो बाइडेन जो यूक्रेन को कहता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो बाइडेन रशिया के खिलाफ बड़े बड़े कदम उठा रहा है। एक बड़ा कदम यह है कि वो G7 के नेताओं से बात कर रहा है। G7 7 बड़े बड़े कंट्री का एक ग्रुप है जिससे वो बात कर रहा है कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, यूक्रेन के साथ नाइंसाफी हो रहा है, यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है रशिया, पर करना हमें कुछ नहीं है, हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह भी एक्शन लिया कि वो कह रहा है कि वो और ज्यादा सख्ती के साथ रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा ताकि रशिया की इकोनॉमी गिर जाए, रशिया को थोड़ा सा नुकसान हो जाए, थोड़ा सा खाना पानी थोड़ा सा बंद हो जाए, बस। लेकिन जो बाइडेन रशिया से लड़ने के कगार पर नहीं है और वो जिसका रीजन आपको नहीं पता, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर इस वक्त अमेरिका किसी भी तरीके से रशिया से लड़ने के कगार पर नहीं है, ना ही वो लड़ेगी और ना ही वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन का किसी भी तरीके से सहयोग करेगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का अगर आप चेहरा देखोगे, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का, ये रो रो कर कह रहा है कि आज हमारा साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा, सब सिर्फ सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं और रशिया इनकी बजाया जा रहा है। खैर, इस बीच एक दुविधा यह पैदा हो गई कि यूक्रेन की सरजमीन में फ्लाइट का आना जाना बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के आसपास हर जगह फ्लाइट जा रही है, पर यूक्रेन के रास्ते में आपको गिना चुनाई फ्लाइट मिलेगा जो कि वो भी बंद हो चुका है। और इसके बंद होने की वजह से यूक्रेन में फंसे हुए वो बच्चे जो पढ़ाई करने गए थे, तो उन लोग वो वहां पर फंस गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वीडियो बना बना कर ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं कि मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी हम फंस गए हैं, मोदी जी को कुछ करना चाहिए, मोदी जी हमें निकालो। जब फ्लाइट बंद नहीं हुआ था तो फ्लाइट का जो भाड़ा था वो 60-70 हजार रुपया पहुंच चुका था और आज जब ऑन था तो किराया ज्यादा था और अब पूरा खत्म। तो अब ये बच्चों की उम्मीद जो है मोदी जी पर टिकी हुई है कि मोदी जी कुछ फैसला लेकर इनको यूक्रेन से बचाएंगे, रशिया से बचाएंगे और भारत लाएंगे। पर इन बच्चों को शायद नहीं पता कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त यूपी इलेक्शन में बिजी है
और वो धड़ाधड़ ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं यूपी इलेक्शन की वीडियो, अपनी स्पीच, अपनी तकरीर, अपनी भाषण। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि यूपी का इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या फिर उन बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है? आप में से अधिकतर जो अनभक्त ये वीडियो देख रहा है वो कहेगा यूपी इलेक्शन जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमें अपनी हिंदुत्व की सरकार बनानी है, बीजेपी की सरकार बनानी है। बच्चों का क्या, वो पढ़ने गए थे पढ़ते रहेंगे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई बच्चों को बचाना चाहिए। तो देखो, मैं भारत में रहता हूं, अब मोदी जी जैसे भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी को इलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगर इलेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो कहां से सीएम बनाएंगे, कहां से पीएम बनेंगे? तो ये जो बच्चे रो रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि क्यों रो रहे हैं। तो इनको रोना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, जब यूपी में बीजेपी जीत जाएगी, तब जाकर जब मोदी जी को थोड़ा चैन का सांस मिलेगा, तब आपको बुलाए। तब तक मोदी जी के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं कहेगा, क्योंकि आपने मोदी जी को यह सब करने के लिए वोट नहीं दिया था। जब आप वोट कर रहे थे ना ईवीएम में पतंग का निशान छोड़कर, जब आप बीजेपी को वोट कर रहे थे, तो आपने राम मंदिर के नाम पर वोट किया, आपने मुसलमानों के खिलाफ वोट किया, और आपने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चुना था ताकि वो आर्टिकल 370 हटा दे, ट्रिपल तलाक हटा दे, और मोदी जी ने सब कुछ कर दिया। तो अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो इसमें मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, फिलहाल तो नहीं। तो मेरा समर्थन मोदी जी के साथ है। मोदी जी को अपने इलेक्शन पर ही ध्यान देनी चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हुई जहां पर यह दावा किया गया कि रशिया के मिलिट्री नमाज पढ़ रहे हैं और फिर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, रशिया में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए रशिया, तो वहां पर उन्होंने एक बड़े मस्जिद के इमाम से भी मुलाकात की। तो वहां मुसलमानों का एक अलग ही स्थान है, वैल्यू है वहां पर। तो बहुत सारे सोल्जर मुसलमान हैं, इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता है। पर इस पिक्चर की रियलिटी क्या है कि यह सच में ये रशिया के सोल्जर है, और ये लोग, ये फोटो अभी की है, इसका मुझे कोई खबर नहीं है। अगर कोई भारत का नागरिक रशिया या यूक्रेन से ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको कोई जानकारी है तो कमेंट पर जरूर मुझे बताएं कि क्या ये सच है, ये लोग रशिया के ही फौज है या नहीं है। अब टेंशन वाली बात यही है कि पाकिस्तान का रशिया से कश्मीर के मुद्दे पर मदद मांगना, क्या मोदी जी को इस पर खामोश रहना चाहिए? पाकिस्तान क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है? पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत को पड़ेगा, क्योंकि भारत में चाइना पहले ही लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की जमीन को कब्जा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत में कुछ ना कुछ हरकत करते ही रहता है। तालिबान ने पहले ही कश्मीर को लेकर बहुत सारी धमकियां पहले भी दे चुका है, और अब ये तीनों देश, चाइना, पाकिस्तान और तालिबान, मिलकर भारत के बड़े दुश्मन बन चुके हैं और बहुत बड़ा गेम बजाने वाले हैं। तो इसमें मोदी जी को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने एक चाय वालों को पीएम बनाया है, तो और आपने मंदिर के लिए पीएम बनाया, आपने ट्रिपल तलाक आर्टिकल 370 के लिए पीएम बनाया, तो मोदी जी को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा बाद में, जब देश की बात आई, एक बड़े कल्चर से बना हुआ एक महान देश की जब मिट्टी की बात आएगी, तो हमें हिंदू और मुसलमान को एक होना ही होगा। और हमें समझना होगा कि इस वक्त भारत के सर के ऊपर रशिया, अगर रशिया पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो यकीन मानिए फिर भारत के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत टूटेगा, क्योंकि अमेरिका जंग के कगार पर नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है तालिबान। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने विड्रॉ किया, जब अपने ट्रूप्स को वापस खींचे, पूरी दुनिया में अमेरिका की थूथू हुई, और मुट्ठी बराबर तालिबान ने अमेरिका को धूल, और सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे नेटो 30 कंट्री पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज को तालिबान ने हरा दिया 20 साल के अंदर अंदर। और इस वक्त अमेरिका का इतना नुकसान हुआ है कि वो आने वाले 10 सालों तक किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेगी। तो अगर रशिया इस जंग के बाद इंटरनली तरीके से या ऊपरी तरीके से कश्मीर का समर्थन में उतर जाती है पाकिस्तान के लिए, तो ये इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और कल के वीडियो में मैंने कहा था कि ये 3 कंट्री यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना भारत पर हमला कर सकती है, या फिर भारत के जमीन को कब्जा कर सकती है काफी तादाद में। लेकिन अब अगर रशिया अगर मिल जाए तो फिर कश्मीर भारत का अंग बचेगा ही नहीं। फिर कश्मीर को पाकिस्तान छीन कर ले जाएगी और भारत का जो कंट्रोल, दबाव बना, वो खत्म हो जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बस की बात नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स में अपना कोई प्रभाव बनाए। आज दुनिया में जितने भी नेता है, हर किसी को परवाह है कि हमारी जमीन ना जाए, पर मोदी जी को कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो अरुणाचल प्रदेश में
4.5 किलोमीटर के अंदर घुसकर ये शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट कब्जा नहीं करता। डिजिटल गांव बसा दिया उसने। 2019 की पिक्चर देखो, 2020 की पिक्चर देखो, पूरा गांव बसा दिया उसने। लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो लूट चुका है। और फिर आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, दोनों जगह में हमेशा तनाव बना रहता है। अब अगर इस मामला में आप सोचिए कि तालिबान और रशिया अगर 4 ग्रुप मिलकर एक साथ संगठन बनाकर इंडिया के खिलाफ साजिश रचे, आप सोचिए कि फिर इंडिया का और इंडिया के आर्मी का और इंडिया के लोगों का क्या होगा। तो ये ठीक नहीं। और अगर आप जो अनुभव सोच रहे हैं कि अमेरिका मोदी की मदद करेगा भारत की, ये नहीं हो सकता है। अमेरिका को आप भूल रहे हो कि अमेरिका ही सब विनाश की जड़ है। ये हमेशा कहता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन लास्ट वक्त में पीछे हट जाता है, कहता है कि हमारी जंग नहीं है। और जब भारत के ऊपर ये लोग हमला करेंगे तो अमेरिका कहेगा ये हमारी जंग नहीं है। तो इसकी तैयारी भारत के ही लोगों को करनी होगी। और मैंने पहले भी सजेशन दिया था कि इस वक्त भारत को एक बहुत पढ़े लिखे और चालाक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। ना मोदी चालाक है, ना ही अमित शाह। मोदी अमित शाह ये दोनों इतने चालाक जरूर है कि भारत में एक मेजोरिटी कम्युनिटी का वोट ले सकते हैं, भड़काऊ भाषण देकर, या फिर 15 लाख का लालच देकर, या फिर झूठे झूठे बयान देकर। पर इनके अंदर वो चालाकी नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक मजबूत देश बना सके। इनके अंदर वो ताकत नहीं है। पर ऐसा चालाक नेता हमारे दरमियान बैरिस्टर ओवैसी साहब की नज़र में मौजूद है। और भारत के मेजोरिटी हिंदू समाज को इस वक्त ओवैसी साहब का साथ देना ही होगा। क्योंकि अगर ओवैसी साहब को किसी तरीके से पावर में लाया जाए, सेंट्रल में लाया जाए, उनकी सरकार बनाई जाए, तो जियो पॉलिटिक्स में भारत एक अहम जगह बनाएगा, ताकि इन द फ्यूचर बड़े बड़े कंट्री एक दूसरे से अलायंस करके भारत पर हमला ना कर दे। तो यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, भारत के मेजोरिटी हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों पर छोड़ता हूं कि वो भारत की दशा किस ओर देखना चाहते हैं। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और ऐसी सरकार को आपने आगे भी वोट दिया, तो फिर भविष्य आपके सामने दिखेगा। और अगर नहीं, अगर किसी को लगता है कि मेरी बातें गलत है, तो वो कल की वीडियो जाकर चेक करे। जब इमरान खान पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं थे, तब मैंने कहा था कि ये कश्मीर का मुद्दा इस जंग में ज़रूर गरमाएगा, और आखिरकार मेरी बात सिद्ध हुई। तो आप लोगों को भी सिचुएशन को समझना होगा। क्योंकि भारत, अगर किसी को लगता है कि नहीं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा, ये वक्त हिंदू मुस्लिम झगड़ा का नहीं है, ना ही कभी था। यह वक्त है यूनिटी का, और एक साथ मिलकर एक मजबूत सरकार बनाने का। यूपी में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। ईवीएम के निशान पर आपको बटन दिखेगा पतंग का, और पतंग के निशान पर आपको वोट डालना है, ताकि यूपी से स्टेट इलेक्शन से लेकर सेंट्रल तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को मजबूत करना है। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी के बस में नहीं है भारत को चलाना। ये सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब ही कर सकते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम समाज को मिलकर हर जगह, हर इलेक्शन में पतंग के निशान पर ही बटन दबाना है। फर्दर आगे वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा कि इस जंग से, रशिया और यूक्रेन के जंग से, क्या मुस्लिम देशों को कुछ फर्क पड़ेगा, क्या मुस्लिम देश इसमें दखल देंगे। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप रशिया यूक्रेन के इस जंग में किस ओर खड़े हैं, किसका साथ देना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं, तो इसे भी कभी लाइक, फॉलो और कम से कम 5 फेसबुक के बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के सलाम, तेरे हम तो बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।